मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी तालीम और तरबियत में कोई हर्ज ना हो सके। हमारी कोशिश है कि हम तालीम के साथ साथ आपकी तरबियत भी कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम प्रोफेसर राजा वाजिद अली है और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। अपने लेक्चर के आगाज़ से पहले हमने कुछ लम्हात ऐसे रखे हुए हैं जिसमें हमारी तरबियत हो जाए, और तरबियत के मामले में हम आजकल दरूद इब्राहीमी यानी मोहब्बत रसूल सीख रहे हैं। मोहब्बत जिसके साथ की जाए उसका ज़िक्र हर लम्हा किया जाता है। अगर उसका ज़िक्र कोई दूसरा कर रहा हो तो हमें वो भी पसंद आ जाता है, हमें उससे भी प्यार हो जाता है कि ये उससे मोहब्बत करता है जिससे मैं भी करता हूँ। मोहब्बत का सरचश्मा, मोहब्बत जिससे की जाए इस कायनात में, वो सिर्फ़ एक ही हस्ती है जिसके लिए ये सारी कायनात को पैदा किया गया, जिसके लिए आपको और मुझे पैदा किया गया, और वो हैं अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके साथ कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मोहब्बत कर रहा है। उससे हमें भी मोहब्बत करनी चाहिए। उनकी मोहब्बत हमारी कामयाबी की कुंजी है, हमारी कामयाबी की है, हमारी कामयाबी की चाबी है। अगर हम चाहते हैं कि एक दरवाज़ा खुले और उस दरवाज़ा खुलने के बाद मालूम हो कि हम कामयाब हो गए हैं, इस दरवाज़े से गुज़रने के बाद हम कामयाब हो जाएंगे। अब उस दरवाज़े को खोलने के लिए आपके पास चाबी मोहब्बत रसूल की होनी चाहिए। फिर जन्नत के सारे दरवाज़े आपके लिए खोले जाएंगे और आप कामयाब होंगे। इस दुनिया में जहाँ पे हाथ रखेंगे कामयाबियाँ ही कामयाबी, जहाँ पे पाँव कदम उठाएंगे कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होंगी इंशाअल्लाह। इसके लिए मोहब्बत रसूल अपने दिल में पैदा फरमाएं। दरूद इब्राहीमी का जो पहला हिस्सा है उसका तर्जमा और उसको समझने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। आज हम उसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें वही इबारत है, सारे अल्फाज वो पहले वाले ही हैं ताकि याद करने में आसानी हो। हमारे रब को हमारा पता था कि इनसे याद नहीं होना, उन्होंने इबारत वही रखी, सिर्फ़ एक लफ्ज़ चेंज कर दिया। सल्ले अला जो हम पहली इबारत में पढ़ते थे, उस लफ्ज़ को चेंज करने के बाद लफ्ज़ बारिक रख दिया, यानी कि अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन। तर्जुमा हम यहाँ से शुरू करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यह है अला और यह है बारिक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत नाजिल फरमा, ए मेरे अल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन। अब हमने देखा
कि अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, हुम्मा, हुम्मा का मतलब है ए, अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, बारिक, बरकत नाजिल फरमा, अला, पर, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत नाजिल फरमा, ए मेरे अल्लाह, व आला, और पर आल मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और औलाद पर भी बरकत नाजिल फरमा। अब किस तरह की बरकत नाजिल फरमा? अल्लाह पाक समझाते हैं कि इस तरह मांगो, कमा, जिस तरह, बारिकता अला इब्राहीम, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ए मेरे अल्लाह आपने बरकत नाजिल फरमाई, व आला, और पर, आल इब्राहीम, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर बरकत फरमाई। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक ए मेरे अल्लाह सारी की सारी तारीफ़ें आपके लिए हैं और आपकी शान बहुत आला है। मैंने इससे पहले रहमत और बरकत का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आपको सुनाया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने कैसे बरकत फरमाई, कैसे रहमत फरमाई। वो 40 दिन आग में रहे, आग उनके लिए सलामती वाली और ठंडी हो गई। आल इब्राहीम पर अल्लाह ने कैसे रहमत और कैसे बरकत नाजिल फरमाई। 80-90 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा हज़रत इस्माईल की शक्ल में दिया, जो इस कायनात में सबसे ख़ूबसूरत हज़रत इब्राहीम को लगता था, और उसकी मोहब्बत भी उसके आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ने पैदा की और फिर इम्तिहान ले लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दिन सोए ख्वाब में आया कि अपनी सबसे खूबसूरत महबूब चीज़ को सदक़े में दे। वो अगले दिन उठ के 100 ऊँट या जो भी वो कुर्बान करते हैं, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। जब तीसरे दिन ऐसा हुआ तो आपको मालूम हो गया कि सबसे महबूब चीज़ यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमारे रब हमसे मांग रहे हैं। हमारा रब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब वो लेकर एक मैदान की तरफ चले जहाँ आज हम हज करने जाते हैं, जहाँ पर आज हम शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, जब उस तरफ जा रहे थे, रास्ते में शैतान ने आके हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी वर्गलाया। लेकिन इताअत और फरमाबरदारी की इंतहा देखते हैं हम। इकबाल कुछ कहता है इस मामले में कि आदाब बेफर्जंदगी किसने सिखाए इस्माईल को। ये जो आदाब थे, क्या किसी यूनिवर्सिटी से, क्या किसी कॉलेज से, क्या किसी स्कूल से हासिल किए थे? अभी तो वो किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल की तरफ नहीं गए थे। 7 साल का बच्चा, 6-7 साल का बच्चा 90 साल की उम्र में अल्लाह ने अता किया और वापस कुर्बानी के लिए मांग दिया। और वो बच्चा भी वहाँ जाके फरमाता है कि मैं अल्लाह की हर आजमाइश पे पूरा उतरूँगा। अपने वालिद को कहते हैं, फरमाते हैं कि अपनी आँखों पे पट्टी बांध लें ताकि आपका इरादा ना मनसूख हो जाए, और छुरी चला दें। और छुरी चली और अल्लाह की रहमत भी आई, अल्लाह की बरकत भी आई, और अल्लाह ने फ़ैसले भी बदल दिए। इम्तिहान लेने वाले से इम्तिहान का पर्चा ही बदल दिया। ये है इताअत और फरमाबरदारी, जिसका मैं पहले दिन से बच्चों को ये कहता हूँ कि वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी से कामयाबियाँ मिलती हैं। आपके सामने है
कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इताअत और फरमाबरदारी की इंतहा कर दी, अपनी गर्दन पे छुरी चलवा ली। इम्तिहान देने वाले ने अपना पर्चा भी बदल दिया। आज अगर आप इम्तिहान देने जाएं अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी के साथ, तो मेरा रब वो पर्चा बदल के वही सवाल उसमें नहीं डाल सकता जो आपको आते होता है। एक्सपीरियंस ने बताया है, तजर्बे ने बताया है कि ऐसा होता है। आप अपने उस्तादज़ा की, अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी में लगे रहें और यहाँ पे कोशिश करते रहें, तो बोर्ड का पेपर भी चेंज हो सकता है और वही आ सकता है जो आपको आता हो, और ऐसा होता है। और ये रहमत और ये बरकत अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और औलाद के लिए भी ऐसी ही रहमत और ऐसी ही बरकत मांगते हैं, ए अल्लाह। और ये जो हम मांग रहे हैं, हमारे मांगने से उनकी रहमत और बरकत में इजाफ़ा होगा, लेकिन इतना फ़ायदा उनको हो सकता है ना हो जितना मांगने से, हम उनके लिए रहमत मांगने से हमारे ऊपर जो रहमत और बरकत हो जाएगी वो कमाल की होगी। बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ले लिया, पता नहीं शायद, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं 5 मिनट तक ये बातें करके हम अपने लेक्चर की तरफ चलें। हमने लास्ट टाइम लेक्चर छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 24 पे, और 24 में उसने कहा था कि ये 5 चीज़ें मालूम करें, मीन, वेरिएंस, B1, B2 और नॉर्मल। इसके लिए हमने 4 मोमेंट अबाउट मीन, ये चीज़ हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मालूम कर चुके हैं, ये गिवन नहीं है, ये हमने मालूम किए हैं। अब हम मालूम करते हैं मीन। अगर आपको मालूम हो कि जब हमारे पास AH समीशन F समीशन FU और इस तरह की चीज़ें मौजूद हों, तो हम क्या करते हैं, मीन मालूम करते हैं A प्लस समीशन FU ओवर समीशन F मल्टीप्लाई बाय H। ये याद हो तो ये हमारे पास किसके बराबर था, A प्लस M1, ये M1 का फार्मूला है, और इनटू H, ये फार्मूला मोमेंट्स में, जब हमारे पास मोमेंट्स होती हैं तो मोमेंट्स में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। A प्लस M1 इंटू H, इस कंडीशन में A क्या है मेरे पास, ये तो मैं भूल गया हूँ। A मेरे पास 10 था, M1 हमारे पास क्या था, बिल्कुल मुझे याद नहीं है, आप लोगों के पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, जल्दी से देखें M1 की वैल्यू क्या है। M1 इज़ इक्वल टू -1.8, M2 इज़ इक्वल टू 61 था शायद, 61.2, 61.2, M3 -242 और M4 की वैल्यू थी हमारे पास 922, नहीं, M4 की वैल्यू थी, अल्लाह भला करे, 9810। ये हमारे पास M1, M2, M3, M4 मोमेंट अबाउट प्रोविजनल मीन, और इनकी मदद से हमने मोमेंट अबाउट मीन मालूम किए थे। अब यहाँ पे M1 की वैल्यू है -1.8, यहाँ पे हम लिखेंगे -1.8 और इनटू यहाँ पे हम लिखेंगे H, वो हमारे पास 5 था। अब हम क्या करते हैं कि 1.8 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 10 में प्लस कर दें, तो आपके पास x बार की वैल्यू 8.2 आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास मीन मालूम हो गया। अब नंबर 2 पे उसने पूछा है वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है। वेरिएंस का फार्मूला होता है समेशन FU स्क्वायर ओवर समेशन
यू, या जब मोमेंट्स हों तो मोमेंट्स में μ2 को हम वेरिएंस कहते हैं, और μ2 हमारे पास क्या है, वो ये है 57.96। मोमेंट्स में वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल टू सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन μ2। μ3 कैसे मालूम करेंगे, सॉरी μ3 के बाद ये मीन और वेरिएंस के बाद b1 और b2 की बारी आ जाती है। b1 किसके बराबर होता है, μ/μ, और b2 ये भी हम लिखते हैं μ/μ। यहाँ से 2 3 3 2, ये 4 है, ये 2 और 2। b1 μ3, ये μ3 है माय डियर 76.816, इसका स्क्वायर ले लेंगे, और μ2 57.96 की पावर 3 क्यूब ले लेंगे। इसी तरह b2, ये μ4 है आपके पास 92225.835, और μ2 57.96 का स्क्वायर। यहाँ से b1 और b2 विद द हेल्प ऑफ, जब आप कैलकुलेटर इसे सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह b1 की वैल्यू भी आ जाएगी और b2 की वैल्यू भी आ जाएगी। b1 की वैल्यू आ गई 0.0303 और b2 2.746। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल है या नहीं। अब हम इस पॉइंट को सीखने के लिए कहाँ पे चले, थोड़ा सा पीछे हम एक्सरसाइज से पहले चलते हैं और पेज नंबर 174, वहाँ पे हम देखते हैं कि मोमेंट्स और कर्टिसेस हैं। 175 पर है जी कर्टिसेस, b2 इज इक्वल टू m4/m2 का स्क्वायर, जो हमने ये सॉल्व किया वो 2.74 आ गया। अगर ये b2 की वैल्यू 3 हो तो हम ये कहेंगे कि ये नॉर्मल है। अगर b2 इज इक्वल टू 3 हो तो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। क्या ये b2 की वैल्यू 3 है या 3 से कम है या 3 से ज़्यादा है? b2 जो हमने सॉल्व किया उसका आंसर है 2.74। इसका मतलब ये हुआ कि इट्स नॉट इक्वल टू 3, b2 इज़ लेस देन 3। जब b2 की वैल्यू लेस देन 3 होती है तो उसको कहते हैं लेप्टोकर्टेक्स। इक्वल टू 3 हो तो हम कहते हैं मेसोकर्टेक्स, या फिर हम कहते हैं नॉर्मल, और जब ग्रेटर देन 3 हो तो हम कहते हैं प्लेटोकर्टेक्स। ठीक है जी। अभी हमारे पास जो 175 पेज है वहाँ पे देखते हैं, जब इफ़ b2 इज़ लेस देन 3 द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ प्लेटोकर्टेक्स। सॉरी, जब लेस देन 3 हो तो हम क्या कहते हैं? प्लेटोकर्टेक्स। तो यहाँ पे इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स प्लेटोकर्टेक्स। ग्रेटर देन 3 होने पे हम क्या कहते हैं? 3 से अगर ग्रेटर हो तो हम कहते हैं लेप्टोकर्टेक्स। इक्वल टू 3 हो तो हम कहते हैं मेसोकर्टेक्स और नॉर्मल। डायग्राम पे अगर आप देखें तो जिसकी पीक ज़्यादा है वो लेप्टोकर्टेक्स है। ज़्यादा होना मतलब ग्रेटर देन 3 होना। इक्वल टू 3 हो तो मेसोकर्टेक्स या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर लेस देन 3 होने पे प्लेटोकर्टेक्स। उसने यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल और नॉट। तो हम कहेंगे सिंस b2 is less than 3 so distribution is not normal। जो बात पूछी हुई है बस हमने वहीं तक जवाब दे दिया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, वो भी बहुत अहम सवाल है, और इसका सी पार्ट, इसका बी पार्ट देखते हैं जनाब।
क्या बी पार्ट बच्चों को आता है? मैं रहने दूं? चलें जी, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी लग रही है। जब मैंने कहा रहने दूं तो कुछ बच्चों के जो चेहरे हैं वो ऐसे मुरझा गए हैं कि शायद पता नहीं क्या हो, लिहाजा हम इसे करते हैं। और बहुत अहम सवाल है और आसान भी बहुत है और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। कहता है 24 का बी पार्ट, द फर्स्ट 3 movement about the value 2 of the variable are 116 and -40. Show that the mean is 3, variance is 15 and M3 is -86। जिस सवाल में शो डैट आ जाए ना, मुझे वो सवाल बहुत अच्छा लगता है। क्यों? उस क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर भी सामने नज़र आ रहा होता है। तो जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमारा सवाल सही हो गया। फर्स्ट 3 मूवमेंट अबाउट द वैल्यू 2। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं M1 प्राइम, M2 प्राइम, M3 प्राइम। इट्स 116 एंड -40। यहाँ पे मोमेंट अबाउट द वैल्यू 2, ये जो है मोमेंट अबाउट द वैल्यू 2, 3 मोमेंट्स दी हुई हैं। मीन मालूम करने के लिए कह रहा है नंबर 1, x बार इज इक्वल टू a प्लस M1 प्राइम। ये फार्मूला होता है जब मोमेंट अबाउट ओरिजिन या मोमेंट अबाउट प्रोविजनल मीन दिया हो। यहाँ पे a की क्या वैल्यू है? अबाउट द वैल्यू 2। जो उसने 2 कहा हुआ है, वो जो 2 है वो हमारे पास x में से माइनस किया गया है। a की वैल्यू 2 है और ये M1 प्राइम। तो वैल्यूज पुट कर दें। x बार इज इक्वल टू a तो 2 है, M1 प्राइम आपके पास गिवन है 1, सो x बार इज इक्वल टू 3। तो ये उसने कहा था मीन इज 3, हमारे पास मीन 3 आ गया। अब वेरिएंस पूछा हुआ है। वेरिएंस किसके बराबर होता है? मोमेंट्स में वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? नंबर 2, इट इज μ2। μ2 का फार्मूला क्या होता है? M2 माइनस M1 प्राइम और स्केयर। M2 माइनस M1 का स्केयर। M2 कितना है मेरे पास? 16 माइनस 1 का स्केयर। वेरी गुड। 16 माइनस 1 इट इज़ 15। तो ये हमारे पास वेरिएंस, और उसने कहा था वेरिएंस 15 है। आपने देखा वेरिएंस 15 आ गया। इसके बाद उसने पूछा M3 इज इक्वल टू -86 इसके बराबर है। मैंने इसीलिए, क्योंकि ये मूवमेंट अबाउट मीन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया था कि बाज़ औक़ात यहाँ पे म्यू लिखा होता तो यहाँ प्राइम ना लगाते। अब यहाँ पे क्योंकि प्राइम नहीं है, उसने मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में कि M3, इसलिए मैंने इनको प्राइम्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम किसको मालूम करेंगे? M3 को मालूम करते हैं। M3 का फार्मूला, इसको रेज कर लेते हैं। M3 का फार्मूला जिसे हम μ3 भी कहते हैं, याद है फार्मूला? M3 माइनस 3M2 M1 प्लस 2 M1 की पावर
3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और लास्ट में 3 -1 2, 2 -1 1। m3 की वैल्यू क्या है? -40, -3। m2 की वैल्यू 16 इंटू 1, फिर +2 इंटू 1 का क्यूब, -40 माइनस आई थिंक 48 और +2, तो ये हमारे पास आ गया 40 और 40 80 हो गया, 86, 2 उधर से निकल गया, तो m3 इज इक्वल टू -86। ये तीनों बातें प्रूफ हो गई और बहुत आसान सवाल था। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों को समझ आ गया होगा। इसका सी पार्ट वैसे तो बच्चे कर सकते हैं खुद, लेकिन मैं कुछ हिंट्स दे देता हूँ ताकि आप उसे कंप्लीट कर लें। फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। बाय चांस मेरे पास जो बुक है उसमें फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन गिवन नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास कुछ और किताबें भी हैं तो वहाँ से मैंने ये सवाल जो है डाटा मैंने ले लिया था। फाइंड, मालूम करें, क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है जी 10, 12, 15, 25, 28, 35, 42, फिर 20, 32, 18 और 14 और 5। ये मेरे पास तकरीबन 12 वैल्यूज़ हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 वैल्यूज़। मालूम क्या करना है? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन फार्मूला Q3 माइनस Q1/2। अब हमें Q1 की और Q3 की वैल्यू मालूम करनी है और वो दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करके जो आप निकाल लेंगे। Q3 और Q1 कैसे मालूम कर सकते हैं हम? Q1 और Q3 मालूम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमारे पास डेटा कौन सा है? अनग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा है। अगर ग्रुप डेटा है तो देखिए ग्रुप डेटा डिस्क्रीट वेरिएबल है या कंटिन्यूस वेरिएबल। इन 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल अनग्रुप डेटा में है। जैसे ही अनग्रुप डेटा हो तो उसे अरेंज करते हैं। सॉल्यूशन, अरेंज द डेटा। डेटा को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। 5, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 28, 25, 28, 32, 35 एंड 42। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वैल्यूज़ को हमने सही तरीके से अरेंज कर लिया। फार्मूला Q1 का क्या होता है? द वैल्यू ऑफ n+1/4, क्योंकि क्वार्टाइल है तो 4th टर्म इन अरेंज डेटा। हम यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 12+1/4th टर्म इन अरेंज डेटा। यहाँ पे हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 13/4th टर्म इन अरेंज डेटा। 13 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा द वैल्यू ऑफ 3.25th टर्म इन अरेंज डेटा। यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वैल्यू प्लस 0.25 इंटू 4th वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। तीसरी वैल्यू देखें जी कौन सी है? 1, 2, 3। तीसरी वैल्यू है 12। यहाँ 12 प्लस 0.25 इंटू 14 माइनस 12, 14 माइनस 12।
14 माइनस 12 2 आ जाएगा। 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? पहले 12 प्लस 0.25 इंटू 2। 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ गया 0.5 और यहाँ पे 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5। तो Q1 आपके पास क्या आ गया? 12.5। मुश्किल है, आसान है। अब जब हम Q3 मालूम करेंगे जी, तो यहाँ पर फार्मूले में क्या तब्दील होगा? यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 इंटू n+1/2। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और ये हो जाएगा। अब ये 12 + 1 13 को आपने क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई। 13 को पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा और 39 को आपने क्या करना है? यहाँ पे 39 और 39 को जब आपने डिवाइड किया तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 9.75। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे? 9th वैल्यू। 0.75 ऐड हो जाएगा। इधर 9th है तो इधर कौन सी वैल्यू? 8th वैल्यू और यहाँ पे 9th वैल्यू। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। काउंट करें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है 9th वैल्यू। 9th वैल्यू है 28 प्लस 0.75 8th वैल्यू। 9th यहाँ पे फिर 10th होगा। 10th वैल्यू उससे नेक्स्ट, तो इससे नेक्स्ट हमारे पास 32 है। 32 माइनस 28, तो 32 में से आपने क्या करना है? 32 में से 28 को माइनस किया तो वो तो आपके पास 4 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 28 प्लस 0.75 इंटू 4। अब आपने यहाँ पे लिखा 28 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 के साथ तो वो आपके पास 3 आ जाएगा और 3 को जब इसमें ऐड अप करेंगे तो 28, 29, 30 और ये 31 आ गया। अब Q3 आपके पास 31 आ गया। अब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 31 माइनस 12.5 ओवर 2, 18.5 ओवर 2, 9.25। ये क्वार्टाइल डेविएशन है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। अब हम बात करते हैं 25 का ए पार्ट। 25 का ए पार्ट भी बहुत आसान सवाल है। 25 का बी, सी और डी बहुत आसान और इंतहाई अहम सवालात हैं। आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझ के करना है। 25 का ए पार्ट, फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 2। मैं पूरा तरीक़ाकार आपको सिखाता हूँ और आप कोशिश करें कि 25 क्वेश्चन अब आप खुद कंप्लीट करके दिखाएं नेक्स्ट लेक्चर तक। फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द वैल्यू 2, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट, ये पेपर में आता है जी। 25 का ए, बी, सी, डी कोई भी एक आधा पार्ट आ जाता है। फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द वैल्यू 2, यानी कि m1 इज इक्वल टू 1, m2 इज इक्वल टू 2.5, m3 इज इक्वल टू 5.5 और m4 इज इक्वल टू 16। 1, 2.5, 5.5 and 16. Find mean, coefficient of variation, movement about mean. पहली बात उसने पूछी कि मीन मालूम करें, तो x बार इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? a प्लस m1। a हमारे पास क्या है? a इज इक्वल टू 2 है, तो हम यहाँ पे 2 + 1, तो x बार इज इक्वल टू 3।
मीन आ गया। नंबर 2 उसने पूछा नंबर 2 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप मुझे बताएं कि वेरिएंस यानी एस स्केयर किसके इक्वल होता है? μ2 के। तो एस स्केयर इज इक्वल टू m2 माइनस m1। तो एस स्केयर इज इक्वल टू m2 कितना है? 2.5 माइनस 1, एस स्केयर इज इक्वल टू 1.5। और ये वेरिएंस आ गया। एस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? अंडर रूट ले लेंगे 1.2247। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। 1.2247 डिवाइडिंग बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 40.82% आ गया। ठीक है जी। इसके बाद उसने कहा मोमेंट अबाउट मीन मालूम करें। और मेरा ख्याल है कि अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे मोमेंट अबाउट मीन यानी कि μ1 का फार्मूला ना आता हो। m1 माइनस m1 की वैल्यू दी हुई है, सॉल्व करें, जवाब 0 आ जाएगा। μ2 m2 माइनस m1 का स्केयर, हम यहाँ पे ये μ2 मालूम कर चुके हैं। ठीक है जी, ये भी आप कर लेंगे। μ3 का फार्मूला m3 माइनस 3 m2 m1 प्लस m1 की पावर 3, और इसी तरह μ4 का फार्मूला m4 माइनस 4 m3 m1 प्लस 6 m2 m1 का स्केयर माइनस 3 m1 की पावर 4। इसमें ये m1 2 3 4 वैल्यूज़ पुट करें और जवाब निकाल लें। उम्मीद करता हूँ कि 25 का ए पार्ट आपको आज समझ आ चुका होगा। बी, सी और डी पार्ट भी कुछ इसी तरह का है। आप इन सवालों को भी कोशिश करें सॉल्व करने की। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तलबा, जहाँ पे भी आप रहें, खुश रहें, सलामत रहें और सदा खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आखिर में भी अल्लाह पाक कलमा नसीब फरमाए ताकि हमारी आखिरत बिल ईमान हो सके, आखिर बिन ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।